मॉम क्राउड की कहानी की शुरुआत एक ऐसे खुशहाल परिवार से होती है जिसमें एक माँ, उसके 3 बेटे और उनके दादाजी साथ रहते हैं। आज घर में सबसे छोटे बेटे जेड का जन्मदिन होता है। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी माँ उसके सामने केक लेकर आती है, लेकिन इसी बीच एक बेहद अजीब और अनसेटलिंग सा सीन देखने को मिलता है। एक रहस्यमयी आदमी वहाँ बैठा हुआ है जिसे इन लोगों ने कैद करके रखा है। माँ का कहना होता है कि यह वही शख्स है जो उनकी बकरियां और बाकी जानवर चुराने आया था। फिर दिखाया जाता है कि जेड के बर्थडे पर उसे एक चेनसॉ गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। यह पूरा सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग और हैरान करने वाला हो जाता है कि आखिर ऐसे गिफ्ट का क्या मतलब है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस बेगुनाह से दिखने वाले अनजान आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। फिर जेड की माँ उससे कहती है कि इसी चेनसॉ से उस आदमी को खत्म कर दो। ये सुनकर उसका भाई हंसने लगता है और तुरंत चेनसॉ स्टार्ट करके बोलता है कि जल्दी इसे मारो। घर के सभी बच्चे और बड़े काफी एक्साइटेड नजर आते हैं, लेकिन जेड अभी भी मासूम होता है, इसलिए वह चेनसॉ उठाकर उस आदमी को मार नहीं पाता और उसे वहीं फेंक देता है। यह देखकर उसकी माँ गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। वह आगे कहती है कि क्या उसे पता नहीं कि उसके दादाजी कितने बड़े किलर रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि जेड के दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पहले एक सीरियल किलर रह चुके हैं। उम्र बढ़ने के बावजूद भी उनके अंदर का खून और हिंसा का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। जब जेड यह काम नहीं कर पाता तो दादाजी कहते हैं कि अब वह खुद उस आदमी को खत्म करेंगे और इस बहाने उनका मन भी खुश हो जाएगा। वह एक बड़ा हथौड़ा उठाते हैं और उस आदमी की गर्दन पर जोर से वार कर देते हैं, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद सीन अचानक बदल जाता है और प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां एक कपल कार में खुशी खुशी कहीं जा रहा होता है। दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक एनिमल आ जाता है और ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है। लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक बच्चा है जिसने गाय का मास्क पहना हुआ है। वह बच्चा कहता है कि उसे उनकी मदद की जरूरत है और इतना कहकर वह तुरंत जंगल के अंदर भाग जाता है। गया उस कपल में से पत्नी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कहती है कि आखिर यह बच्चा अचानक हमारे सामने कैसे आ गया और फिर बिना कुछ बताए जंगल में मदद मांगते हुए क्यों भाग गया। वह आगे बोलती है कि अब उसे खुद जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है, लेकिन उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहां जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर भी वह उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। वह लड़की उस बच्चे का पीछा करते करते एक पुराने से फार्म हाउस तक पहुंच जाती है। अंदर जाकर उसे हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है। तभी अचानक वह एक ट्रैप में फंस जाती है और नीचे गिर जाती है। अब दिखाया जाता है कि वह बुरी तरह घायल हो चुकी है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके नाक और मुंह से खून बह रहा होता है और वह दर्द से तड़प रही होती है। उसी समय वह बच्चा अपना मास्क हटाता है और चौंकाने वाला खुलासा होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेड ही होता है। दरअसल उसकी फैमिली ने उसे एक गैंगस्टर के पास भेजा था, जहां उसे किलिंग्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वही आदमी जिसके पास वह ट्रेनिंग ले रहा था जेड से कहता है कि इस लड़की के ऊपर कार का इंजन गिरा दो। जेड ठीक वैसा ही करता है और उस बेचारी लड़की की बेहद क्रूर तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद वहां शेरिफ पहुंचता है, जो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि जिस लड़की को तुम लोगों ने इतनी दर्दनाक तरीके से मारा है वह उसकी बेटी थी। वह धमकी देता है कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके पास न तो कोई वारंट होता है और न ही ऐसा कोई सबूत जिससे यह साबित हो सके कि हत्या इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि आरोपियों ने पहले ही सारे एविडेंस मिटा दिए होते हैं। फिर भी शेरिफ खुद को संभालते हुए जेड को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है ताकि वह उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। चूंकि शेरिफ एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए वह जेड को एक मेंटल स्कूल में दाखिल करा देता है ताकि उसके अंदर जो क्रिमिनल सोच है वह बदल सके और वह एक बेहतर इंसान बन जाए। इसके बाद वही शेरिफ जिसकी बेटी की हत्या हुई थी सीधे जेड की माँ के पास जाता है और कहता है कि उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार वही है, इसलिए अब वह उसके बेटे को कभी वापस नहीं देगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि 10 साल बीत जाते हैं और वही स्कूल फिर से दिखता है जहां शेरिफ ने जेड को दाखिल कराया था, को दाखिल करवा दिया गया था। अब इसी मेंटल स्कूल में एक नई नर्स की एंट्री होती है जिसका नाम लीजी होता है। ये उसके लिए इस स्कूल का पहला दिन होता है। स्कूल का एक स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि यहाँ आने वाले सभी बच्चों के असली नाम बदल दिए जाते हैं ताकि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी और क्रिमिनल फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी याद न रहे। इसका मकसद ये होता है कि धीरे धीरे उनकी पुरानी यादें मिट जाएं और उनकी एक नई पहचान बन जाए। इसी दौरान लीजी की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम बे बताया जाता है। जब लीजी उसके पास जाकर बैठती है तो वह लड़का उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। पास खड़ा एक दूसरा बच्चा लीजी को बताता है कि यह लड़का अक्सर हमेशा चुप ही रहता है, यहाँ तक कि वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। इस बात से लीजी को एहसास होता है कि यह बच्चा भी शायद बाकी बच्चों की तरह ही बहुत ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड से आया है और हो सकता है कि यही जेड हो जो अब बदल चुका है। उसी समय लीजी देखती है कि कुछ बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए बीच में जाती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी वही मोटा लड़का आगे आता है और लीजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहां सीनियर डॉक्टर भी आ जाते हैं और नर्स से कहते हैं कि आगे से अगर कोई बच्चा लड़ाई करे तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट किया जाए। साथ ही वह उन दोनों लड़ने वाले बच्चों
को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। लीजी तुरंत बोलती है कि इस शांत स्वभाव वाले मोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है, वह तो सिर्फ उसे बचाने आया था। लेकिन डॉक्टर उसकी बात को काट देते हैं और कहते हैं कि वह कुछ नहीं जानती। डॉक्टर आगे बताते हैं कि यह वही बच्चा है जिसने अपने पुराने परिवार के सदस्यों को बहुत बेरहमी से मार दिया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके डॉग को उससे छीन लिया गया था। इसी गुस्से में उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और तब से उसे बेहद खतरनाक बच्चा माना जाता है। अब यहाँ सिर्फ उसकी थेरेपी चल रही है और उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर के जाते ही वही मोटे बच्चे का दोस्त लिजी के पास आता है और उसे सच बताता है कि यह लोग झूठ बोलते हैं। असल में यहाँ बच्चों को थेरेपी के नाम पर टॉर्चर किया जाता है और आज भी बिना किसी वजह के उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। वह लिजी से मदद करने की गुजारिश करता है। उसी मेंटल हेल्थ स्कूल में दूसरी तरफ जेड की माँ भी आ चुकी होती है। अब वह पहले से काफी अमीर और पावरफुल बन चुकी होती है और उसके पास कोर्ट की इजाजत भी होती है कि वह कभी भी अपने बेटे जेड से मिल सकती है। वह सीधे सीनियर डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि उसे अपने बेटे से मिलना है। तब डॉक्टर जवाब देता है कि यहाँ लाए गए सभी बच्चों के साथ डॉक्टर जवाब देता है कि यहाँ लाए गए सभी बच्चों के पुराने नाम बदल दिए जाते हैं और उन्हें नई पहचान दी जाती है। हम किसी जेड नाम के बच्चे को नहीं जानते, वह साफ तौर पर कहता है। फिर वह जोड़ता है कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको किसी दूसरे कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन असल में यह सीनियर डॉक्टर सिर्फ नाटक कर रहा होता है। उसे पूरी तरह पता होता है कि जेड कौन है, लेकिन वह नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अपनी फैमिली से मिले। उसका असली मकसद बच्चों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें टॉर्चर करना होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी क्रिमिनल फैमिली से आते हैं और कभी सुधर नहीं सकते। इसी बीच अंदर के हिस्से में बर्ड को लगातार टॉर्चर किया जा रहा होता है। यह देखकर जेड की माँ, जो अब बर्ड के नाम से उसे पहचान रही होती है, बहुत गुस्से में आ जाती है। वह तुरंत एक नर्स पर हमला करती है और उसे बुरी तरह पीटकर उस जगह की चाबी छीन लेती है। इसके बाद वह सभी मरीजों को आजाद कर देती है। इसके बाद पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है और सभी पेशेंट्स वहां से भागना शुरू कर देते हैं। सीनियर डॉक्टर को भी वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान बर्ड भी आजाद हो चुका होता है और गुस्से में आकर वह सभी गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिस लड़के के साथ उसकी पहले लड़ाई हुई थी, वह उससे विनती करता है कि उसे भी आजाद कर दिया जाए। इस बार बर्ड के अंदर थोड़ी इंसानियत जागती है और वह उसे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही बर्ड सीनियर डॉक्टर के सामने पहुंचता है, डॉक्टर उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। यह देखकर बर्ड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह डॉक्टर को खिड़की के पास पटक पटक कर बेरहमी से मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर लीजी यह सब देखकर पूरी तरह डर जाती है। वह घबराकर एक और नर्स के साथ बेसमेंट की तरफ भाग जाती है, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। अचानक एक पागल बच्चा वहां आकर दूसरी नर्स का गला काट देता है और उसे मार देता है। यह देखकर लीजी पूरी तरह सदमे में चली जाती है और बुरी तरह घबरा जाती है। अब वही पागल बच्चा उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी अचानक बर्ड का वह अच्छा दोस्त वहां आ जाता है और लीजी को बचा लेता है। वह उस पागल लड़के से लड़ता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह लीजी को सुरक्षित बाहर ले आता है, लेकिन बाहर आकर एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वह दोनों जिन्हें उसने अभी हराया था, असल में वही लड़का था जो पहले बर्ड के दोस्त से लड़ाई कर रहा था और उसके साथ एक अजीब सी चिड़चिड़ी लड़की भी थी, जो पूरे मेंटल हेल्थ स्कूल में सबसे ज्यादा बदतमीज मानी जाती थी। इसके बाद वह दोनों उन्हें अपनी गाड़ी में कैद करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही बुरा लड़का देखता है कि बर्ड भी वहीं मौजूद है, तो वह उसे भी जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब वह बुरा लड़का सभी से कहने लगता है कि उसके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं और वह किसी दूसरे देश में रहते हैं। वह काफी समय से उनके पास जाना चाहता था। वह आगे कहता है कि अगर वे चाहें तो उसके साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने भागने या पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वह उन्हें मार देगा। बर्ड और उसका दोस्त अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि वे दोनों शुरू से ही इसी मेंटल हेल्थ स्कूल में रह रहे थे। इसलिए उनके मन में जिज्ञासा होती है कि वे भी देखना चाहते हैं कि असली फैमिली कैसी होती है। इसी वजह से वे उसकी बात मान लेते हैं और लीजी भी मजबूरी में उनके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ को इस पूरी बात का पता चल जाता है और वह तुरंत सभी पुलिस को उनके पीछे लगा देता है। उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जेड यानी बर्ड भी इसी ग्रुप में है। वह अपने पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है कि जहां भी जेड दिखे उसे तुरंत गोली मार दी जाए। यह बात फोन पर जेड की मां भी सुन लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पांचों बच्चों का ग्रुप एक साथ सफर कर रहा होता है। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो वे एक रेस्टोरेंट पर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां वही दुष्ट बच्चा और उसका साथी मिलकर हथियार छीन लेते हैं और ग्राहकों से पैसे लूटने लगते हैं। इसी दौरान वह दुष्ट बच्चा एक वेट्रेस को भी मार देता है। मौका देखकर लीजी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि वह कहीं न जाए। तभी अचानक वही पागल बच्चा भी वहां आ जाता है और गाड़ी चुराकर वे सभी फिर से आगे निकल जाते हैं। इसी बीच हुई फायरिंग में एक गोली
बर्ड के पेट में लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वे सभी जंगल के रास्ते पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक पुराना सा कंटेनर दिखाई देता है जो ट्रॉली जैसा लगता है। जब वे उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ती है। लिजी बर्ड का घाव साफ करने लगती है। वहीं दुष्ट बच्चा बर्ड से कहता है कि अगर लिजी या उसका दोस्त भागने की कोशिश करें तो वह कहता है कि अगर लिजी या उसका दोस्त भागने की कोशिश करें तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती है, लिजी मौका देखकर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दुष्ट बच्चा उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। वह गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। इतना कहकर वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी सही वक्त पर बर्ड का वही अच्छा दोस्त वहां आ जाता है और लिजी को फिर से बचा लेता है। वह उस दुष्ट बच्चे को मारते हुए बर्ड से कहता है कि मैंने कहा था तुम इन पर नजर रखो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यह सुनकर बर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसी पर हमला कर देता है। वह दुष्ट बच्चे को घसीटते हुए आगे ले जाता है और बिना कुछ सोचे उसके सिर को क्रश कर देता है, जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह जब सब कुछ शांत होता है तो उस दुष्ट बच्चे की दोस्त यानी वह चिड़चिड़ी लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसका दोस्त कहाँ चला गया और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इधर पीछे लिजी और बर्ड का वही अच्छा दोस्त अकेले होते हैं। दोनों कहते हैं कि यही सही मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन बर्ड का दोस्त कहता है कि बर्ड चाहे जैसा भी है आखिर वह उसका दोस्त है और वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहकर वह वापस बर्ड को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ उसी दुष्ट बच्चे की दोस्त अब पुलिस के हाथ लग चुकी होती है। शेरिफ उसे टॉर्चर करते हुए बार बार पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है, लेकिन वह लड़की जवाब देती है कि उसे खुद नहीं पता और शेरिफ को पागल कहती है क्योंकि उसकी बेटी पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर शेरिफ और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। यह सब लिजी और बर्ड का दोस्त भी देख लेते हैं। वह कहता है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए वरना यह हमें भी मार देंगे। अब पुलिस को भी अंदाजा हो जाता है कि बाकी पागल बच्चे आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं, इसलिए वे खोज में डॉग्स को लगा देते हैं। डॉग्स की आवाज सुनकर लिजी, बर्ड और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि पुलिस बहुत करीब है। अब वे भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरी हुई गाय मिलती है जिसे कीड़े खा रहे होते हैं। हालात इतने खराब होते हैं कि उनके पास छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे तीनों उसी गाय के शरीर के अंदर छुप जाते हैं, जिससे डॉग्स उनकी गंध नहीं पकड़ पाते और पुलिस वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वे बाहर निकलते हैं और फिर से भागने लगते हैं। तभी सड़क पर उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है। लीजी को लगता है कि शायद ये दूसरे पुलिस वाले होंगे, इसीलिए लीजी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी बर्ड का दोस्त उसे रोक देता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो सकता है ये उनके ही साथी हो, और उसकी बात सही साबित होती है। वो सच में पुलिस वाले उनके ही लोग निकलते हैं। तभी वह तुरंत शेरिफ को कॉल कर देता है, लेकिन उसी वक्त बर्ड पीछे से उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करते हुए उसका गला दबाने लगता है, मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि पुलिस ऑफिसर अचानक उसके सिर में गोली मार देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर बर्ड का दोस्त गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह पुलिस ऑफिसर पर टूट पड़ता है। वह उसे बेरहमी से मारता है और इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। लिजी यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और सोचती है कि वह इन पागल लोगों के बीच फंस गई है। वह घबराकर पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है। पीछे से बर्ड का दोस्त लिजी पर चिल्लाता है कि तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था लेकिन तुम भी उन्हीं जैसी निकली और तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त बर्ड की मौत हो गई। इधर बर्ड के दोस्त की हालत भी ठीक नहीं रहती। उसी समय शेरिफ भी उनका पीछा करते हुए लगातार फायरिंग करने लगता है। इसी फायरिंग के दौरान एक गोली सीधे बर्ड के दोस्त को लगती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसी बीच एक और गोली लिजी के हाथ में लगती है, जिससे वह गाड़ी पर कंट्रोल खो देती है और उनका बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी खाई में गिर जाती है और लिजी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को शेरिफ की गाड़ी में पाती है। वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है और अपनी लोकेशन भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शेरिफ आ जाता है और उसे घसीट कर बाहर ले जाता है। पता चलता है कि वह वही जगह है जहां शेरिफ की बेटी की मौत हुई थी और वहीं उसने बर्ड के दोस्त को भी बांधकर लटका रखा होता है। शेरिफ खुलासा करता है कि जेड कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो बर्ड का दोस्त था। अब यह बात जेड की मां तक भी पहुंच जाती है, जिसे एक पुलिस ऑफिसर जानकारी देता है और यहीं से पूरा मामला और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेता है। वह तुरंत चेनसॉ लेकर वहां पहुंचती है ताकि जेड को याद दिला सके कि यही वही गिफ्ट है जो उसने उसके बर्थडे पर दिया था। लेकिन तभी हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं और सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अपने घर वापस लाकर वह उसकी चेहरे पर स्टिचेस लगाती है। शेरिफ और लीजी दोनों को भी वे अपने साथ ही ले आते हैं। जब दोनों को होश आता है तो वे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी समय जेड की मां उन्हें पकड़ लेती है। वह जेड को बुलाती है और उसके हाथ में चेनसॉ पकड़ाते हुए कहती है कि अब वही समय आ गया है जब वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो भी लोग उसे टॉर्चर करते रहे हैं उनसे अब वह अपना बदला ले ले। जेड पहले ही इन सब चीजों से मानसिक रूप से बहुत टूट चुका होता है, इसलिए वह जन्मदिन पर मिला हुआ चेनसॉ उठाता है और सीधे शेरिफ के सीने में घुसा देता है। उसे बेहद बेरहमी से चीर देता है। यह सीन इतना
खौफनाक हो जाता है कि लिजी डरकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जेड की माँ अपने तीनों बेटों को आदेश देती है कि वे उसका पीछा करें। लिजी लगातार भागती रहती है, लेकिन अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वह गिर जाती है। वह जेड से रोते हुए कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, वह तो अच्छा इंसान है। वह उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी माँ उसे गलत रास्ते पर ले जा रही है और वह ऐसा न करे, उसे न मारे। लेकिन जेड अब पूरी तरह बदल चुका होता है और मानसिक रूप से भी अस्थिर हो जाता है। वह लिजी की एक भी बात नहीं सुनता। वह तुरंत चेनसॉ चलाता है और लिजी का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है, उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद जो भी लोग मारे गए थे, उनकी पूरी फैमिली उनके शवों को इकट्ठा करके अपने जानवरों को खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ जेड लिजी के चेहरे की स्किन उतारकर एक मास्क बनाता है और उसे लेदर फेस नाम देता है। फिर वह उसे अपने चेहरे पर पहन लेता है। इसी के साथ यह पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।